के संदर्भ में हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध राज के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख बात करेंगे महाभारत में मिलता है आपको। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, तो जरासंध और भीम का युद्ध जो था महाभारत में हुआ था, आपने देखा होगा, अगर महाभारत आपने देखा है तो उसमें द्वंद्व युद्ध में पराजित किया गया था। ठीक है, जरासंध जो था बहुत अधिक शक्तिशाली था, उसको एक बार मार देते थे फिर उसका शरीर जो होता था आपस में जुड़ जाता था। ठीक है, तो बाद में इसके बारे में श्री कृष्ण जी ने बताया कि इसको मारने का तरीका किस प्रकार से। ठीक है, इसने गंगा के उत्तर में विदेह राज, दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख किया गया है। मगध प्राचीन काल से राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा। मगध बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। मगध कैसा था? कुलीन राजतंत्र था, ध्यान में रखिएगा। तो बुद्धकालीन समय में भी मगध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आज के संदर्भ में मगध का ये योगदान है। तो आज के दक्षिण बिहार में स्थित है, ध्यान में रखेंगे। कालांतर में ये उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। ठीक है, आगे चल के मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, जो गौरवमयी इतिहास, राजनीतिक एवं धर्म का वैश्विक केंद्र बना। ठीक है, मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में ये ध्यान रखें, मगध महाजनपद की सीमा से प्रश्न पूछा हुआ है। तो मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत से, या पूरब में चंपा से, या पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। कहाँ तक थी सीमा? देखिए, चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पर्वत, ठीक है, तथा पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी की बात करें, राजगृह थी। राजगृह को अपना एक तरह से देखेंगे तो इसको एक सुरक्षा प्राप्त था। कैसा सुरक्षा? इसको प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त था, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। ठीक है, कितने पहाड़ियों से घिरा था? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी मतलब कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र हुई। ठीक है, क्या हुआ? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। मगध के कुल 3 राजधानी होते हैं। ठीक है, राजगृह रहा, पाटलिपुत्र रहा, और मगध की राजधानी कुछ समय के लिए वैशाली भी रही थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको भी आपको याद रखना है। मगध के तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स एवं अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। ठीक है, ध्यान रखना, मगध ने कौशल को, वत्स को, अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारतवर्ष के रूप में हो गया। ठीक है, और प्राचीन मगध के इतिहास ही भारत का इतिहास मतलब बन गया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में कई राजवंशों का योगदान रहा है। ठीक है, तो मगध साम्राज्य को आगे करने में मतलब इसको उत्कर्ष में, ठीक है, बहुत सारे राजवंशों का योगदान रहा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसी क्रम में बृहद्रथ वंश देखेंगे। कौन सा देखेंगे? कौन सा वंश देखेंगे? बृहद्रथ वंश देखेंगे। कौन सा वंश? बृहद्रथ वंश देखेंगे। ठीक है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी के राजा वसु के पुत्र बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, किसके पिता थे ये? जरासंध के पिता के नाम क्या था? बृहद्रथ था। ठीक है, अब बृहद्रथ के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जरासंध के पिता थे तथा चेदी के राजा वसु के पुत्र थे। ठीक है, इनका नाम क्या था? बृहद्रथ था। इन्होंने जिस वंश को स्थापना की इसको क्या रखा गया? बृहद्रथ वंश। ठीक है, यह प्राचीनतम महाभारत कालीन राजवंश था। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था भाई साहब जरासंध के बारे में। ठीक है, आपको महाभारत में भी आपको जानकारी देखने को मिलती है, जहां पे जरासंध और भीम का मतलब क्या हुआ था? गदा युद्ध हुआ था। ठीक है, ध्यान में, द्वंद्व युद्ध हुआ था, सॉरी। इस वंश में 10 राजा हुए। ठीक है, इनमें बृहद्रथ का पुत्र जरासंध सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हरिवंश पुराण के अनुसार, ठीक है, पुराण के अनुसार जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मलवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कलिंग, कश्मीर, पांड्य और गंधार के राजाओं को पराजित किया था, क्योंकि उनके पास सबसे शक्तिशाली और विशाल सेना थी। ठीक है, तो इन राजाओं को मतलब क्या किया था? पराजित किया था। महाभारत में यहाँ तक कि भी दिखाया हुआ है, जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को मतलब क्या किया? बंदी बना लिया था। ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या था? हम इसको बलि देंगे। ठीक है, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपको ये जरूर आपको याद होगा। जब वहां पे मतलब भीम जब इसको पराजित करते हैं तो सारे राजाओं को मतलब क्या करते हैं? मुक्त कराते हैं। ठीक है, जरासंध की इस वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राजगृह का नाम कुशाग्रपुर, गिरिबराज, ठीक है, बाहर ब्राहद्रथपुर, ठीक है, क्या लिखा है? बसुमतीपुर। ठीक है, सबके सब किसका नाम है? राजगृह का नाम है। आप लोग गिरिबराज और राजगृह ही जानते हैं, लेकिन इसमें और भी कुछ नाम है, जैसे कुशाग्रपुर, ठीक है, बृहद्रथपुर, ठीक है, बसुमतीपुर,
ठीक है, को बनाया, ये सब के सब किसके नाम है, तो सबसे सब राजगीर के नाम है। इन राजगीर की बात करें, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और एक प्रकार का प्राकृतिक दुर्ग था। ठीक है, दुर्ग क्या होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ। ठीक है, दुर्ग कैसा होता है, दुर्ग कृत्रिम होता है, लेकिन राजगीर जो था क्या था, एक प्राकृतिक दुर्ग था। कैसा था, तो राजगीर एक प्राकृतिक दुर्ग था, क्योंकि इसको मतलब क्या, नेचुरल मतलब इसको क्या था, एक सुरक्षा प्रदान किया गया था। ठीक है, जरासंध ने नगर की बाह्य सुरक्षा के लिए प्राचीन राजगीर में 45 किलोमीटर तक का एक, ठीक है, साइको, क्या लिखा हुआ है, साइक्लोपियन। साइक्लोपियन दीवार मतलब किलेबंदी का निर्माण किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसमें 32 बड़े और 64 छोटे प्रवेश द्वार थे। दीवार की शिलाखंडों में सुर्खी चूना रावा के घोल से जोड़कर बनाया गया था। ठीक है, तो मतलब जरासंध ने मतलब क्या किया था, राजगीर की मतलब क्या, सॉरी, राजगीर की मतलब कि अपने राजधानी का मतलब क्या किया था उसने, किलाबंदी करवाई थी। नगर निर्माण की योजना बनाने वाला कुशल शिल्पीकार की बात कर महागोविंद था। नाम पूछता है राजगीर शहर का, वास्तुकार के नाम जब भी पूछेगा तो महागोविंद हो जाएगा। ठीक है, ये राजगीर शहर का क्या था, राजगीर का मतलब क्या था, तो ये वास्तुकार था या फिर क्या बोल सकते हैं, नगर निर्माण कुशल शिल्पीकार या फिर आर्किटेक्चर का नाम क्या था, महागोविंद था। आई थिंक ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, जरासंध ने अपनी पुत्री, ध्यान रखिए, जरासंध ने अपनी पुत्री, ठीक है, जिसका नाम था आस्ती, आस्ती एवं प्राप्ति, आस्ती एवं प्राप्ति की शादी मथुरा के राजा कृष्ण के मामा कंस से की थी। ठीक है, इसलिए जरासंध जो था, ध्यान में रखेंगे, कृष्ण का शत्रु भी था। ठीक है, इसलिए मतलब देखें, जरासंध बार बार मतलब क्या करता था ना, मतलब मथुरा पे आकर आक्रमण करते रहता था। इसलिए श्री कृष्ण देव ने राजधानी को मथुरा से उठाकर कहाँ लेकर गए, तो द्वारका लेकर चले गए, और समुद्र के बीचों बीच मतलब क्या किया, अपने राजधानी को बनाया। ठीक है, तो ये कंस से मतलब ये अपने पुत्री का विवाह किया था। तो जरासंध जो था कंस के मतलब क्या थे, ससुर थे, और कंस इसका परम मित्र भी थे। ठीक है, और ये श्री कृष्ण जी के परम शत्रु थे। रीजन क्या था, श्री कृष्ण जी का परम शत्रु होने का रीजन क्या था, श्री कृष्ण जी ने मतलब क्या किया था, कंस की हत्या की थी। ठीक है, तो कंस की हत्या की, तो इस तरीके से मतलब इसने जरासंध के मतलब दामाद को मार दिया। इसी तरह जरासंध जो था हमेशा किन से मतलब कृष्ण जी से हमेशा मतलब कुंधा हुआ रहता था। ठीक है, समय समय पे जाकर मथुरा पे आक्रमण करते रहता था। तो श्री कृष्ण जी देखा से मैं इनसे मैं उलझूंगा तो मैं अपने शासन का विस्तार किस प्रकार से करूंगा और लोगों का हित के बारे में कैसे ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो इसलिए अपनी राजधानी को मथुरा से इन्होंने क्या किया, उठाकर मतलब कहाँ ले गए, तो द्वारका लेकर चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से मथुरा से द्वारका राजधानी बनी, उसमें जरासंध का बहुत बड़ा, ठीक है, योगदान कह सकते हैं। ठीक है, जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे हार मिली। भगवान श्री कृष्ण की सहायता पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया और उसके पुत्र सहदेव को मगध का शासक मतलब बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से मगध का शासक जो था, ठीक है, जिस तरीके से 17 बार आक्रमण किया था वो आक्रमणकारी, क्या नाम था उसका, गौरी, गजनबी, सॉरी। ठीक है, और उसी तरीके गौरी, ठीक है, उसी तरीके से मतलब इसने भी मतलब मथुरा पे 17 बार आक्रमण किया था और 17हों बार मतलब इसने पराजित हुआ। ठीक है, तो बार में श्री कृष्ण जी देखा, ये फिर आके आक्रमण करेगा, बार बार युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, इस वजह से मतलब उसने क्या किया, ठीक है, अपने राजधानी ही मतलब उन्होंने परिवर्तन कर लिया। ठीक है, और एक रीजन और भी था, जरासंध को ना वरदान मिला था, ये ना दो बॉडी में मतलब ना जुड़ के बना हुआ था, इसलिए जब भी इनकी बीच से मतलब कर भी तो फिर ज्वाइंट हो जाता था आपस में। ठीक है, तो बाद में श्री कृष्ण जानते थे कि मरेगा कैसे। ठीक है, तो बाद में जाके ये जब मल्ल युद्ध जब होता है तो उसमें मतलब इसकी हत्या की जाती है, किनके द्वारा, इनके द्वारा। ठीक है, तो भीम के द्वारा। ठीक है, आप चलेंगे बृहद्रथ का अंतिम राजा की बात करें, रिपुंजय था, कौन था, बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था, रिपुंजय था। रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मारकर अपने पुत्र को मतलब क्या किया, राजा बना दिया। तो ये पुलक से तो प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन ये जरूर पूछा जाता, विदरथ वंश का अंतिम राजा कौन था, रिपुंजय था। एक अन्य दरबारी मलिय ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर, पुत्र पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को मतलब गद्दी पे बैठा दिया। ठीक है, तो रिपुंजय की हत्या कर दी उसके दरबारी पुलक ने। ठीक है, अपने पुत्र को राजा बना दिया। एक अन्य दरबारी का नाम था मलिय, मलिय ने मतलब पुलक और उसके पुत्र को भी निपटा दिया। अब मलिय के, सॉरी, महिये, महिये के पुत्र कौन हुए, तो महिये के पुत्र बिंबिसार हुए। ठीक है, और इस तरीके से बिंबिसार तो बिंबिसार जो था 540 बीसी में, ठीक है, क्या होते हैं ये आपके किसके शासक बनते हैं, तो मगध के शासक बनते हैं। अब बिंबिसार मगध का शासक कब बना, ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखेंगे 544 बीसी में, ईसापुर में क्या होता है, बिंबिसार जो थे मगध के मतलब शासक बनते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, 544, कहीं कहीं पे 545 भी लिखता है, मैंने 544 ही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 545 लिखा हुआ। हर एक वन का वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे, कौन होते विश्वनाथ हैं। पिताजी का ठीक है, नाम भट्टिये था। हम्म, ये लिखा है भट्टिये मिलता है नाम, इसमें महिये लिखा है। हमको लगता है कुछ प्रिंट मिस्टेक हो सकता है। देख लीजिएगा, महिये, इसमें तो महिये ही लिखे हुआ है।
चलिए, उसके भी उसके पिताजी से कम ही चांस से कुछ पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे, उन्हें बिंबिसार था। बिंबिसार सेनीय अथवा श्रेनिक के उपनाम से जाना जाता था। सेनीय अथवा श्रेनिक, सेनीय अथवा श्रेनिक के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इनके पास उस समय 1 लाख की सेना थी। किसकी सेना थी? 1 लाख की सेना होने की वजह से इनको सेनीय कहा गया, या फिर इनको श्रेनिक कहा गया, ठीक है। अनुमानतः उनका राज्याभिषेक 545 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंबिसार ने ग्रीवराज राजगृह को अपना राजधानी बनाया। वंश के दो शक्तिशाली बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। तो दोनों का दोनों बाप बेटे की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध के मतलब क्या थे? समकालीन थे, ठीक है। उनके समय में कौशल के राजा प्रसेनजीत की बात करेंगे। अवंती के चंद्रप्रद्योत प्रमुख शासक थे, ठीक है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उसका पुत्र उदय ने अजातशत्रु की हत्या की, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। इस वंश के शासकों का वर्णन इस प्रकार रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्रसेनजीत की बात करेंगे, अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत की बात करेंगे, दोनों के समकालीन थे। प्रसेनजीत जो था बिंबिसार के साला होते थे। कौन होते थे? शाला थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, मतलब यहाँ पे अजातशत्रु के एक तरह से मामा हो गया, ठीक है, क्योंकि मतलब कौशल नरेश की बहन से मतलब प्रसेनजीत ने मतलब क्या किया, सॉरी, बिंबिसार ने मतलब क्या किया था? विवाह किया था। तो मामा जो था कौशल नरेश, प्रसेनजीत जो था अजातशत्रु के मामा हुए, ठीक है। बाद में उसकी जो वजीरा, जो प्रसेनजीत की बेटी का नाम वजीरा था, ठीक है। तो वजीरा से फिर अजातशत्रु का विवाह हो गया। तो इस तरीके से अपने कजन सिस्टर से ही मतलब अजातशत्रु ने विवाह किया था, ठीक है। तो दोनों के बीच में संबंध एक बार खराब हो गए थे, क्योंकि जो कौशल के राजा प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी जब की, महाकोसला की जब शादी की, तो उसने मतलब कि बनारस का एक बड़ा सा हिस्सा जो था, जहां से बहुत अधिक टैक्स आता है, 12,000 रुपया उस समय आता था, ठीक है। तो उसको मतलब क्या किया ना, इसको दे दिया, क्या नाम है इसका? बिम्बिसार बिंबिसार को को दे दिया, ठीक है। और जब काशी बिंबिसार की जब बिंबिसार, हाँ क्या? काशी दिया था ना। हाँ, काशी दिया काशी का था। क्षेत्र दिया था, हाँ, पूरा काशी काशी नहीं का दिया था, पूरा काशी नहीं दिया था, काशी के कुछ क्षेत्र दिया था जहां से मतलब इनकम अच्छी खासी आती थी, ठीक है। अब यहाँ पे जब अजातशत्रु ने जब अपने पिता की हत्या कर दी, तो इससे मतलब कौशल नरेश परसेनजीत था काफी अधिक क्रोधित हुआ, क्योंकि होना हो मतलब उनके जीजा थे। और उसके बाद मतलब उनकी बहन भी जो थी वो भी मतलब मर गई, ठीक है। तो इस बात से मतलब कौशल नरेश प्रसेनजीत ने सोचा से जीजा तो रहे नहीं है, बहन भी चली गई, तो इसलिए मतलब वो क्षेत्र जो था उसने मतलब फिर से ले लिया, ठीक है। इस बात से मतलब अजातशत्रु काफी अधिक कुपित हो गया और इसने अपने मामा पे ही चढ़ाई कर दी, और मतलब अजातशत्रु के साथ युद्ध करने के लिए लड़खड़ा। बाद में दोनों के बीच में संधि होती है। अजातशत्रु को बोलता है ठीक है, हम तुमको फिर से मतलब काशी दे देंगे, लेकिन ऐसा करो, तुम मेरी बहन से, सॉरी, बेटी से शादी करो। और प्रसेनजीत की बेटी जो थी वजीरा होती है, उससे मतलब अजातशत्रु का विवाह होता है, और इस तरीके से मतलब चीजें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब बचा अवंती। तो अवंती के संबंध की बात करें, मगध के साथ अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत जो था बिंबिसार का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। इसलिए जब अवंती के शासन से बीमार होता था, आप देखोगे से मतलब उसने जीवक को भी भेजा था। लेकिन इसकी दोस्ती जो थी कब तक रही? जब तक अब बिंबिसार रहा। अवंती पे जाके फिर से अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया और अवंती को जीत के मगध में मिला लिया, ठीक है। आप चलेंगे बिंबिसार से, देखेंगे बिंबिसार 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक, ठीक है। बिंबिसार मगध साम्राज्य का एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। अपने प्रमुख राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को फैलाया और शक्तिशाली बनाया, ठीक है। उसने देखा कि शुरुआती दौर में युद्ध करना संभव नहीं होगा, तो वैवाहिक नीति के माध्यम से क्या किया? अपने राज्य को फैलाया, ठीक है। बिंबिसार ने मगध राज्य की राजधानी गिरिब्राज, जो कि आज राजगिर या फिर राजगीर के नाम से जानते हैं, को बनाया, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। एग्जाम में प्रश्न पूछा, बताओ कौन सा पहाड़ी नहीं था? ठीक है, रत्नागिरी था, उदयगिरी था, सोनगिरी था, और सोनगिरी, विपुलगिरी और व्यवहारगिरी था, ठीक है। तो यही पहाड़ी जो था विपुलगिरी, ठीक है, विपुलगिरी पहाड़ी पे ही मतलब क्या हुआ था, इन्हीं पहाड़ी के पास में मतलब किसने शिक्षा दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपने भक्तों को शिक्षित किया था, ठीक है। तो कौन कौन सा पहाड़ था? सब गिरी गिरी ही है। तो रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी और व्यवहारगिरी, ठीक है। ये 5 पहाड़ी थे जिनसे मतलब क्या था? राजगीर मतलब घिरा हुआ था, जो एक प्राकृतिक दुर्ग का निर्माण करता था। 5 पहाड़ी के नाम लीजिए, एक बार पढ़िए इसके नाम, इसको। रत्नागिरी, रतन, उदय, सोनगिरी, रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, बैरागिरी। सोनगिरी। गिरी और व्यवहारगिरी। व्यवहारगिरी, ठीक है। सभी लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गिरा एक प्राकृतिक युग था। सबसे पहले जरासंघ ने इसे राजधानी बनाया था। राजगिरी को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? तो सबसे जरा पहले जरासंघ ने इसे राजधानी बनाया, ठीक है। सबसे जरासंध। पहले सबसे पहले प्रमुख प्रमुख वैवाहिक संबंध की कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ स्थापित किया। इस विवाह से दहेज के रूप में एक एक लाख एक ठीक है। बात बोले हम्म। आप, जो अजातशत्रु बता रहे थे, तो अजातशत्रु अवंती को नहीं जीता था शायद। वो तो चंद्र प्रद्योत की मृत्यु नेचुरल हो जाती है, फिर थोड़ा छोड़ देता है। शिशुनाग पहला शासक आगे होगा जो मगध में आगे मिलाएगा। आगे आ ही जाएगा, आगे आ ही जाएगा। अवंती को भी शायद आई थिंक जीता था, ठीक है, देख लेंगे आगे आता है कि नहीं आता है।
देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अवंती के साथ बिंबिसार के संबंध शुरू में खराब थे, बाद में अच्छे हो गए थे। बाद में अवंती को आई थिंक जीत लिया था, इसमें दिया ही होगा, ठीक है। तो क्या होता है, कौन सा जगह मिलता है इसको दहेज के रूप में? 1 लाख की वार्षिक आय वाली काशी का प्रांत मिला। दूसरा विवाह किस किस का है? लिच्छवी गणराज्य के चेटक की पुत्री चेनला के साथ। और तीसरा विवाह मध्य नरेश, अब पंजाब पड़ता उसकी राजकुमारी छेवा के साथ किया, ठीक है। तो कितने विवाह किए इसने, बिंबिसार ने? 3 विवाह। प्रसेनजीत की पुत्री, प्रसेनजीत की बहन का नाम क्या था? क्या नाम था? कौशला देवी। कोसला देवी। लिच्छवी गणराज्य की शासक चेटक की पुत्री का नाम क्या था? चेलना था, ठीक है। पंजाब जो कि मध्य नरेश की राजकुमारी के नाम क्या था? क्षेमा था, ठीक है। अब देखिए उज्जैन, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, ठीक है, के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत महासेन के साथ निर्णायक युद्ध के बाद दोनों में मित्रता हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बिंबिसार ने दोनों में दोस्ती कर ली थी, लेकिन शुरू में दोनों की लड़ाई हुई थी। एक बार जब चंद्रप्रद्योत बीमार हुआ तो बिंबिसार अपने उपचार के लिए राज्यवर जीवक को उज्जैन भेजा। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त कर दिया, ठीक है। अंग राज्य जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी उसको मिलकर मतलब क्या किया, मगध में मिला लिया। और वहां का उपराजा किसे नियुक्त कर दिया? उपराजा मतलब राज्यपाल कह लीजिए, ठीक है, प्रांतपति कह लीजिए, किसे नियुक्त किया? अजातशत्रु को, ठीक है। तो अंग का मतलब उपराजा जो था कौन था? अजातशत्रु था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी एवं संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, लेकिन शुरू में ये बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, ठीक है, ध्यान रखिए। आजीवक संप्रदाय का ही था। किसका था? आजीवक का था बिंबिसार, ठीक है। लेकिन जब गौतम बुद्ध से मिलता है तो इसने मतलब क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? विनय पिटक के अनुसार। लेकिन जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता बनी रही। सहिष्णुता मतलब हेट नहीं करता रिलीजन से, सेकुलर था। जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता जो थी बनी हुई थी, ठीक है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथानुसार, बौद्ध की भी माने जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्र ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहां 493 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। जबकि बिंबिसार अपने पुत्र अजातशत्रु को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, मतलब अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, फिर भी अजातशत्रु उनको बंदी बना लिया, क्या पता क्यों ऐसा किया। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? सैन्य कहते हैं, फिर सैनिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। कितने वर्ष की आयु में? 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा, ठीक है। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवा को महात्मा बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था, ठीक है। और साथ में किसके पास भेजा था? चंद्रप्रद्योत के पास भी भेजा, जब वो कुछ डिजीज से पीड़ित था। चंद्रप्रद्योत को पीलिया कौन सी बीमारी हो पीलिया गया था? जॉन डिस। पीलिया पीलिया कह लीजिए या फिर जॉन्डिस कह लीजिए, दोनों सही है, ठीक है। इसने इसने बौद्ध भिक्षु, क्या? पांडुरो। हाँ वो वही बोलते, पांडु भी बोलते, ठीक है। उसने बौद्ध भिक्षु को निःशुल्क, ठीक है, जल यात्रा की अनुमति भी दी थी, ठीक है। आप देखें कुछ शासक देख ले, हर एक वंश में बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक होता है। शिशुनाग में शिशुनाग होता है, कलाशोक होता है, नंदीवर्धन होता है। नंद में महापदम नंद की बात करेंगे, फाउंडर थे, ठीक है। पांडुक होते हैं, पांडुगति होते, भूतपाल होते हैं, राष्ट्रपाल होते, गोपीनाशक होते हैं, दसीबद्ध हो, कैवर्त होते, घनानंद होते। हमको इतना नहीं याद रखना, हमको क्या याद रखा? प्रथम शासक और अंतिम शासक के बारे में याद रखना है। अगर बीच में कोई पॉपुलर शासक है तो उनके बारे में हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में। लेकिन अंतिम और प्रथम आपको याद होना चाहिए। जहां से गीत हो रहा है बंद कीजिए तो माइक को, माइक बंद, ठीक है। आप देखेंगे दूसरा शासक कौन हुआ? हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन हुआ? तो अजातशत्रु। दूसरा शासक जो है आपका अजातशत्रु है, बिंबिसार के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम क्या था? अजातशत्रु का बचपन का नाम कुनिक। कुनिक। बिल्कुल क्या था? ध्यान में रखें, कुनिक था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कुनिक था, ठीक है। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया, ठीक है। अजातशत्रु ने केवल कौशल एवं मगध के बीच हुए पहले युद्ध में प्रसेनजीत को पराजित किया, ठीक है। परंतु दूसरे युद्ध के बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया, जो कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, ठीक है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री का नाम पूछता है, जिसका नाम क्या था? वस्कार था, ठीक है, वस्कार था, ठीक है। ध्यान रखो, वस्कार की सहायता से बज्जी संघ के सदस्यों को फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। अब मगध साम्राज्य में उसे मिला लिया। बज्जी संघ के विरुद्ध अभियान के क्रम में उसने 2 नए शास्त्रों, इसका नाम था महाशिलकंटक और रथ मुसल का प्रयोग किया। दो नए शास्त्रों का इसके द्वारा प्रयोग किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान ये भी पूछता है, ऐसे मतलब बज्जी पे आक्रमण करे कि नहीं, या फिर बज्जी पे आक्रमण करेंगे तो उसका क्या निर्णय लेगा। इसके संदर्भ में बुद्ध भगवान से, ठीक है, इसने अपने बुद्ध भगवान से पूछने के लिए किसे भेजा था? बुद्ध भगवान से मिलने के लिए अपने किसे भेजा था अजातशत्रु ने? जी। हम्म जीवक।
नहीं, बस्कार को ही भेजा था, ठीक है। बस्कार को ही भेजा, जो कि इसका मित्र भी था, इसका मंत्री भी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गौतम बुद्ध देवस्कार ने कुछ, हाँ, ठीक है, क्या? 16 साल तक वस्कार वज्जी संघ के बीच रहा था वहीं के दरबार में, तब उसको पता चला कि इसको कैसे हराया जा हाँ, तो सकता इसने मतलब वहां पे फूटू डलवा उलवा के पूरा सबका कहानी वनी समाप्त करवा के इसने मतलब क्या किया, जीत लिया, ठीक है। मगध के पड़ोस स्थित बज्जी 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें विदेह था, ज्ञात्रिक था, लिच्छवी था, कात्रिक था, बज्जी महत्वपूर्ण थे, ठीक है। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण के अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश से बड़े भूभाग पे मगध साम्राज्य का अधिकार हो गया, ठीक है। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य से सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी ग्रीवराज में नई किले बंदी की, क्योंकि यह आक्रमण की धमकी दे रहा था, यद्यपि यह आक्रमण नहीं कर पाया, ठीक है। वह बोले अवंती के साथ इसकी लड़ाई हुई थी, चंद्रप्रद्योत ढोट के साथ, ठीक है। अजातशत्रु कहाँ द्वारा अवंती राजगीर तो में इस नहीं है किलेबंदी लड़ाई में। के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। अवंती शक्तिशाली हो चुका था, अवंती बार बार बोला था मगध पे आक्रमण करेंगे, और इसी को देखते हुए ग्रीवराज राजगिरी में एक किलेबंदी भी इसने करवाई थी, ठीक है। वो धमकी दे रहा था। शिशुनाग शिशुनाग होगा मगध का शासक, तब वो अवंती को मिलाएगा मगध में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, आप चलेंगे। वह एक धार्मिक एवं उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को बौद्ध और जैन दोनों मत का मतलब क्या क्या अनुयायी माना गया, ठीक है। बौद्ध का भी था, जैन का भी था, ठीक है। भारूत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करता हुआ भी दिखाया गया, ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में कोई बौद्ध संगति हुई थी क्या? हम्म। यस सर, तृतीय, फर्स्ट फर्स्ट, तृतीय तृतीय तो अशोक के समय में हुआ था। एक पहला फर्स्ट, बौद्ध संगति, ठीक है, पहला है। ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, अजातशत्रु के अपने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसने अवशेषों को राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखें, 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत राजगिरी की सप्तर्णी गुफा में बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इस संगति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों और सूत पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। पहले ही संगति में आपको क्या मिलेगा? सूत पिटक मिलेगा और विनय पिटक मिलेगा। सूत पिटक में क्या है? तो गौतम बुद्ध के उपदेश मिलेंगे। विनय पिटक में क्या है? तो संघ के नियम है। अधिगम पिटक में क्या है? तो बौद्ध दर्शन है, ठीक है। तीनों पिटक का आपको ध्यान में रखना है। पिटक का मतलब क्या होता है? तो पिटक का टोकरी। मतलब होता है टोकरी होता है। क्या होता है? पिटक का मतलब क्या होता है? तो टोकरी होता है, मतलब बास्केट, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सिंहनी अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईसा पूर्व उसके पुत्र उदयन ने इनकी हत्या कर दी, ठीक है। बिंबिसार और अजातशत्रु की बात करेंगे तो दोनों को दोनों मतलब किसके थे? महात्मा बुद्ध के मतलब क्या थे? समकालीन थे। स्मरणीय है कि अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध 483 ईसा पूर्व में भगवान महावीर 468 ईसा पूर्व जैसे दोनों महात्माओं की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो अजातशत्रु के शासनकाल में 483 में इनकी और 468 में किनका? किनका? ठीक है, तो महावीर स्वामी के दोनों की मतलब मृत्यु जो कब होती है? तो अजातशत्रु के शासनकाल में ही होती है, ठीक है। अब मगध को मिलेगा तीसरा शासक। तीसरा शासक का नाम क्या? उदायीन है या फिर उदयन कह लीजिए, जो कि अजातशत्रु का पुत्र होगा, ठीक है। कब शासक बनेगा? 407 ईसा पूर्व में, 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथों में इसे प्रीतहंता, लेकिन जैन ग्रंथों में इसे पितभक्त कहा गया। इनकी माता का नाम क्या था? पद्मावती था, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथों में इसको प्रीतहंता कहा गया है, ठीक है। जैन ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है? पितभक्त कहा गया है, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? पद्मावती, ठीक है। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था, ठीक है। उदयन शासन बनने से पहले चंपा का उपराजा था, लेकिन अजातशत्रु शासक बनने से पहले कहाँ का उपराजा था? अवन, अवंती नहीं, हाँ, अंग अंग अंग। अजातशत्रु भी ये चंपा का ही था। वही ठीक अंग है। चंपा, अंग या चंपा। अंग की राजधानी तो चंपा थी ना, ठीक है। और उदयन भी कहाँ का था? तो सेम अंग चंपा का था। इसने गंगा और सोन के संगम पे पाटलिपुत्र नमक, ठीक है, नगरवासी इसको पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो किसके संगम पे पाटलिपुत्र का नगर बसा है? कौन सा? गंगा और सोन के संगम पे, ठीक है। और अपनी राजधानी राजगिरी से मतलब क्या क्या कहाँ उठा कर ले गया? राजगिरी से राजधानी कहाँ ले गया? तो पाटलिपुत्र ले गया। अगर पूछेगा राजगिरी से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्र कौन ले गया? तब एक किला भी बनाया था, ठीक है। मगध के प्रतिद्वंदी राज अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो अवंती का जो गुप्तचर जो था, उनके द्वारा उदयन की हत्या हो जाती है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध थे, मंडक थे और नागदशक थे। हरक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? एग्जाम में खूब पूछता है, याद कर लीजिए। क्या नाम है हरक वंश का अंतिम शासक का नाम?
नाग ठीक है, ध्यान दशक। रखिएगा। तो बिल्कुल ठीक है, तो अंतिम शासक की बात करेंगे तो नाग दशक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है? नाग दशक, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैला, जिसके कारण राज्य में मतलब क्या होगा, विद्रोह हो गया। और उसका सेनापति का नाम क्या था? शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग ने क्या किया? उसकी हत्या करके, ठीक है, हर्यक वंश का अंत करके शिशुनाग वंश की स्थापना की, जो कि 412 में हुआ। ठीक है, तो नाग दशक की हत्या किसने की? शिशुनाग ने किया। शिशुनाग ने जो वंश को स्थापित करता है, वो वंश कहलाया, आपको कौन सा वंश कहलाया? तो शिशुनाग वंश कहलाया। कौन सा वंश कहलाया? शिशुनाग वंश कहलाया। ठीक है, और शिशुनाग वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक जो था, उसका नाम क्या था? कालाशोक था, काला जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, आप देखेंगे हरेक वंश। ठीक है, हरेक वंश की बात करेंगे तो हरेक वंश के बाद 412 से 345 ईसा पूर्व तक मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो हरेक बाग शिशुनाग। आप इसको क्रम को भी याद रखिए, सबसे पहले बृहद्रथ था, उसके बाद आया। ठीक है, हालांकि वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो हर्यक ही था। हर्यक के बाद कौन सा? मगध आता है। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत करके काशी के गवर्नर शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की तथा वैशाली को मगध का राजधानी बनाई। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मगध को राजधानी वैशाली को किसने बनाया? तो शिशुनाग। शिशुनाग ने। ठीक है, हालांकि इसका पुत्र आएगा तो फिर उठा कर ले आएगा। ठीक है, लेकिन मगध को राजधानी, मगध का राजधानी वैशाली भी हो गया। तो मगध की राजधानी अभी तक कितने राजधानी मिल गया मगध को? कितने राजधानी है मगध के? ध्यान तीसरा था, रखेंगे, सबसे तीसरा। पहले तीसरा था ये। ठीक है, सबसे पहले राजगिरी, राजगिरी के बाद पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद वैशाली, या फिर मतलब क्या होगा, फिर मतलब चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। इसकी सबसे सफलता अवंती के राज्य पे विजय थे। ठीक है, तो इसने अवंती को जीता था, किसने? शिशुनाग ने। ठीक है, चलिए, इस समय वत्स एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। वत्स को भी और कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी की बात करेंगे, क्या नाम था इसका? कलाअशोक था। काला कलाअशोक को काकवन के नाम से जानते हैं। पुराणों में कलाअशोक को काकवन कहा गया। क्या कहा गया पुराणों में? कलाअशोक को काकवन कहा गया। क्या कहा गया है पुराणों में? कलाअशोक को काकवन कहा गया है, जिसने अपने अल्प शासन काल में पाटलिपुत्र को मगध का अस्थायी राजधानी बना दिया। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को फिर से मतलब राजधानी लेकर आता है कौन? तो कौन आता है? काला अशोक। कौन आता है? काला अशोक। ठीक है, ध्यान रखिए, काला अशोक के समय में भी बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगति हुई थी काला अशोक के समय में? तो क्या बताएंगे? दूसरी, दूसरी। बिल्कुल ठीक है, जब ये बाणभट्ट रचित, ठीक है, बाणभट्ट रचित हर्षचरित की माने तो कलाशोक को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंद ने चाकू से मारकर हत्या कर दी। ठीक है, और इस तरीके से महापद्म नंद ने कौन सी वंश की नींव रखेंगे? तो नंद वंश की नींव रखेंगे। ठीक है, महाबोधि वंश के अनुसार कलाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। कलाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि आंशिक बंटवारा जो हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति में ही आंशिक रूप से मतलब क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन सा वंश था? शिशुनाग के वंश। मगध पे जो वंश आएगा वो आएगा नंद वंश आएगा। ठीक है, नंद। जो कि 344 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक रहेगा। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक की बात करें, कौन था? महापद्म था। ठीक है, पुराणों की मानो तो ये क्षत्रिय नहीं था। ठीक है, पुराणों में महापद्म सर्व क्षत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला बताया गया। इसने उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? एकराट। कौन सी उपाधि धारण की थी? एकराट जैसी उपाधि धारण किया। ठीक है, जबकि महाबोधि वंशों से उग्रसेन कहा गया है। ठीक है, तो महाबोधि वंशों से क्या बताए? उग्रसेन, एकराट, इस सब इसी का नाम था। शब शतांतक भी इसको कहते हैं। उसके द्वारा भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना की गई जो दक्षिण भारत को छोड़कर अखिल भारतीय, ठीक है, साउथ इंडिया में नहीं था, बाकी सभी जगह पे था। उसने गंगा के मैदानों को लांग करके विंध्य पर्वत के दक्षिण तक अपनी राज्य का मतलब विजय पताका को मतलब क्या किया? फहरा दिया। ठीक है, संभवतः अगर बात करें तो मगध का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था। अभी हम, ठीक है, अभी मगध जो है सिर्फ साम्राज्य नहीं बना है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे पहला एक अखंड साम्राज्य की स्थापना करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से महापद्म नंद के समय से ही हो गई थी। ठीक है, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो आप देखोगे से भारत का कुछ हिस्सा जो था अफगानिस्तान की तरफ था, ईरान की तरफ था। बहुत विभिन्न जगहों पे भी आपको भारत का हिस्सा आपको फैला हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब अखंड भारतीय साम्राज्य की नींव जो थी मगर मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। ठीक है, महापद्म नंद का सबसे प्रमुख जो था कलिंग अभियान था, जिसने विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जीन मूर्ति को उठाकर लाया था। ठीक है, तो कलिंग से जीन मूर्ति को उठाकर किसने लाया था? तो महापद्म नंद ने सबसे पहले कलिंग को जीत मतलब कलिंग पे आक्रमण जो था जीतने का मिलान, आई थिंक मिला भी लिया था इसने। ठीक है, तो कलिंग पर इसने महापद्म नंद ने ही मतलब कोशिश की थी। ठीक है, चलिए,
अब कलिंग की बात की, कलिंग पे इन लोग का ध्यान इसलिए जाता था क्योंकि वहां पे क्या मिलता, दक्षिण भारत का एक्सेस मिल जाता था, और साथ में कलिंगा के पास क्या था, समुद्र था। ठीक है, बाकी नॉर्थ इंडिया में ये लोग रूल करते थे तो कहीं पे समुद्र होता नहीं था, साउथ इंडिया में एक्सेस नहीं था। ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख की बात के महापद्म द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने की चर्चा मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो क्या बताएंगे, शासक का नाम क्या है, खरवेल। राजा कलिंग खारवेल से नगर। संबंधित है। और वहां पे आपको हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, भारतवर्ष शब्द आपको कहाँ पे मिलेगा, तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलेगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पे एक चर्चा किया गया जिसमें महापद्म नंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख है। ठीक है। अब महापद्म नंद को ना क्षुद्र शासक मानते हैं। ठीक है, इसलिए इसका थोड़ा हेट जो था, ठीक है, थोड़ा क्षत्रियों के प्रति इसका हेट था। ठीक है, ध्यान रखें। इसकी माँ जो थी दरबार में काम वगैरह करती थी, तो इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। क्षत्रियों के प्रति इसका नफरत का कारण यही है। ठीक है। महापद्म नंद को भारतीय इतिहास का पहला क्षुद्र शासक माना जाता है। प्राय सभी ग्रंथों में उसे नाई जाति का बताया गया। ठीक है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, जिनमें अंतिम शासक की बात करें कौन था, घनानंद था। ठीक है, जो कि मतलब बात करें घमंडी, अत्याचारी, सबकरी, जनता इनसे बहुत अधिक परेशान थी। नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण इस सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। हस्ती सेना मतलब हाथी वाला सेना था। ठीक है, सिकंदर के सेना में ये अफवाह उड़ गया से मतलब यहाँ पे जो भारत में जो हाथी जो पाया जाता है मुंह से मतलब आग निकलता है। ठीक है, बड़े बड़े को भी उठाकर मतलब क्या कहता है, सूंड से मतलब उठाकर फेंक देता है। तो इसी डर से मतलब सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। जबकि सिकंदर की सेना, और ठीक है, क्या नाम था उसका जिसके साथ लड़ाई हुई थी, किस नदी के किनारे लड़ाई हुई थी, झेलम। झेलम झेलम के पोरस की किनारे, सीमा। जिसको बितस्ता की लड़ाई कहते हैं, बितिस्ता कहते हैं ना। ठीक है, इतिहास में ऋग वैदिक काल में हाइडास्पस। एक लड़ाई हुई थी। ठीक है, उसको उसको कौन सी लड़ाई कहते हैं, हाइडे स्पीच ये कहते हैं हाँ ना डैश उसको। पीछे। ठीक हाइडेस है, जहाँ पे 10 वैदिक राज्य का काल जो में युद्ध तो हुआ था वो हाइडे स्पीच था। और ये जो नहीं, था वो झेलम का परोसनी युद्ध था। था। दसराग युद्ध तो रावी नदी किनारे हुई थी, परोसनी। सॉरी, 10 राज्य युद्ध की बात करें, रावी नदी के किनारे पर ऋग वैदिक समय का था। और इसको बितिष्ठा का युद्ध, या फिर झेलम का युद्ध, या फिर और कौन सा युद्ध कहते हैं, हाइडे स्पीच नहीं, हाइडास्पस। ध्यान में रखेंगे। आइडिया इसमें। और यहाँ पे पोरस के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, लेकिन इसके सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया था, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और इस तरीके से मतलब सिकंदर का भारत विजय का अभियान जो था वो अधूरा ही रहेगा, मतलब नंद वंश के ऊपर उसने आक्रमण नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए। और उसी आक्रमण से मतलब किस तरीके से बचा जाए, इसी को लेकर कौटिल्य जो था उसके सामने जब प्रस्ताव लेकर गया, तो दरबार में कौटिल्य का क्या किया गया, अपमान किया गया था। ठीक है। नंद वंश के राजा जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, सकटार और स्थूलभद्र घनानंद के जैन मतावली के आमत्य थे। ठीक है, तो सकटार की बात करेंगे, स्थूलभद्र घनानंद की जैन मतावलंबी के आमत्य थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद के काल में 325 में सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो 325 लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 326 भी दिया रहता है। ठीक है, हालांकि 326 में भारत से सिकंदर भारत से 326 में लौट गया था। 323 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे मृत्यु हुई थी सिकंदर की मृत्यु, बेबीलोन। बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो अफ्रीका। गई थी। ठीक है। हाँ, ठीक है। आप चलेंगे मौर्य काल में बिहार। ठीक है, तो मौर्य काल में बिहार जो होता है, इससे आपके प्रश्न आते हैं, खूब आते हैं एग्जाम में। प्राचीन भारत का, ठीक है, रहने दो कि पढ़ा दो, इसको कितना देर हुआ है, रहने दे, मौर्य काल पढ़ाएंगे, काफी होगा नहीं, याद भी तो करना है, छोड़ दूं कि पढ़ा दूं। तो 4 को वंशा खत्म हो गया, मौज रहने दीजिए। 4 गो वंश खत्म हो गए, हाँ, 3 को हो ना, ये बात तो ठीक है। 3 को हो गया। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्य। कल क्या देखेंगे, मौर्य। पर वो एक क्वेश्चन बताया कल था ना, कहाँ चल गया, जो दरबार को बोरा में बंद करके फेंक दिया था। फेंक नहीं दिया था, बोला था से मतलब से ना इनको वो अभी आएगा। ठीक है। मतलब थाना पे आक्रमण कर हुआ, दरोगा जो है ब्रिटिश दरोगा ने उसको बोरा में बंद करा, इसको नदी में फेंक दो। क्वेश्चन कहाँ चल गया।